हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 4 यानी बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉस का मॉड्यूल ए का यूनिट 5 पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग रीजनल रूरल बैंक RRB तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जिनमें प्राइवेट एंटिटीज़ या इंडिविजुअल्स का मेजॉरिटी स्टेक होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में हमें गवर्नमेंट का स्टेक हो गया, इसमें प्राइवेट सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक होता है वो प्राइवेट एंटिटीज़ या इंडिविजुअल्स का होता है। ये जो बैंक्स होते हैं बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जो कंपनीज हैं वो बनाई जाती हैं, और इसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और RBI एक्ट 1934 भी एप्लीकेबल होता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि 1968 से पहले एग्जिस्टेंस में आ गए थे, और दूसरा है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि 1990s के बाद में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। पेमेंट बैंक क्या होता है? देखिए, पेमेंट बैंक का जो पेमेंट बैंक और SFB ये दोनों नए कॉन्सेप्ट हैं कंपेटिवली। SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी थी, 2013 में गठित हुआ था। इन्होंने पेमेंट बैंक के लिए सजेस्ट किया था, अपना रिकमेंड किया था। तो पेमेंट बैंक में एलिजिबल प्रमोटर्स कौन से हैं? कोई भी नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूअर यानी कि PPI, कोई भी जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कंपनीज रहती है जैसे कि पेटीएम है। ठीक है, तो ये पेमेंट बैंक भी आपको पता होगा, पेटीएम बैंक बोलते हैं। तो ये नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो थे, इशूअर्स थे, वो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे थे, वो इसके लिए एलिजिबल थे। साथ ही साथ वो एंटिटीज या इंडिविजुअल या प्रोफेशनल्स या NBFCs या बैंक या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या मोबाइल टेलीफोन कंपनी, फॉर एग्जांपल एयरटेल, ठीक है, या कोई भी सुपरमार्केट चेन या कंपनी, मतलब कुल मिलाकर के जो भी उस स्तर का था वो इसके लिए एलिजिबल था। जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज थे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे पेमेंट बैंक सेटल करने के लिए। ये सब 2013 की बात है। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पेमेंट बैंक? देखिए, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो है उसको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, यह समझ लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट बैंक को इनिशियली रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो 1 लाख पर पर्सन से ऊपर डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। हालांकि बाद में इस लिमिट को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज अलग अलग चैनल्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी नॉन रिस्क शेयरिंग जो सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सब भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन? पेमेंट बैंक। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, apart from amounts maintained in CRR with RBI, it will be required to invest minimum 75% of its demand deposit balances in SLR eligible government securities, treasury bills with maturity up to 1 year, and hold 25% in current and time fixed deposit with other scheduled commercial bank at operation level। तो इन्होंने कहा गया कि जो भी ये फंड इकट्ठा करेंगे उसका फंड का ये क्या करेंगे, उस फंड का ये क्या करेंगे? देखिए, CRR मेंटेन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ 75, उसके अलावा जो पैसा बचा उसमें से 75% को SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज। SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज का मतलब ये नहीं है कि SLR में जमा कर देंगे, मतलब कि जो नॉन इनकम्बर्ड गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज होती है ना, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये इसका मतलब है। 75% उसमें करेंगे, और मैक्सिमम 25% तो जो बचा हुआ है उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में भी एज ए डिपॉजिट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, ये इनको डिपॉजिट कहाँ कहाँ ले जाना है उसके लिए बताया गया है। क्या? क्योंकि देखिए भाई, पेमेंट बैंक एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट को ये भी देखना था कि किसी भी हाल में डिपॉजिटर्स या पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी ये स्टेप्स बनाए गए थे। कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की रिक्वायर्ड थी। अगर आप किसी को पेमेंट बैंक सेटल करना है तो मिनिमम 100 करोड़ पेड अप कैपिटल इज कंपलसरी। पेमेंट बैंक में जो लेवरेज रेशियो है वो 3% से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो 33.33 टाइम इट्स नेटवर्थ, ठीक है, ये मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व मिला करके 33.33% नेटवर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या रहता है इसमें? जो प्रमोटर का इनिशियल कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है पेड अप इक्विटी कैपिटल, और साथ ही साथ ये कहा कि एटलीस्ट 40% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट इनिशियली 40% जो है वो प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कहा गया कोई भी रेजिडेंट, मतलब इंडिया में रहने वाला इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिसको 10 साल का बैंकिंग और फाइनेंस का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी कंपनी या सोसाइटी जो कि ओन और कंट्रोल की जाए इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए एलिजिबल है। क्या क्या एक्टिविटीज़ ये कर सकते हैं?
स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बेसिकली हैं वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, साथ ही साथ अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड जो सोसाइटी के लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, बिजनेस यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करना, स्मॉल एंड माइनर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, एमएसएमई सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को भी लोन प्रोवाइड करना, ये सब काम स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ है करना। प्रमोटर जो कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर्स मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ सच स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी एटलीस्ट 40%। जैसे पेमेंट बैंक में था 40%, ठीक उसी तरह इसमें भी कम से कम 40% इनको कंट्रीब्यूट करना है। और जैसे उसमें था 5 साल तक करना है, इसमें है कि धीमे धीमे विद इन स्पैन ऑफ 12 ईयर्स उसको 26% तक लाया जा सकता है। ठीक है, जब भी बिजनेस शुरू हुआ है उससे लेकर के 12 साल के अंतर धीमे धीमे 40 से रिड्यूस करते करते आप उसको 26 तक ला सकता है जो प्रमोटर है वो अपने फंड को। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड का क्या मतलब है, मतलब ये लोग जो भी डिपॉजिट अपने पास इकट्ठा करेंगे उस फंड को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करेंगे। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको भी अपना CRR और SLR तो मेंटेन करना ही करना है, साथ ही साथ उनको अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए यूज़ करना है, मतलब लोन देने के लिए, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि आपको पता है IRB का प्रायोरिटी सेक्टर 75% था, उसी तरह से SFB में भी 75% का PSL टारगेट रखा गया है। पेमेंट बैंक में 75% कहा गया है कि SLR एलिजिबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि ANBC का 75% PSL में देना है इनको। एटलीस्ट 50% जो इनका लोन पोर्टफोलियो होगा वो लोन एडवांसेस उसमें 25 लाख से कम का होना चाहिए, ये कहा गया है, मतलब टिकट साइज बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए अगर उन्होंने 100 करोड़ लोन बांटा है तो उसमें कम से कम 50 करोड़ का लोन जो उसका टिकट साइज 25 लाख से कम होना, ये नहीं उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को 20-20 करोड़ रुपए लोन दे दिया और अपना टारगेट पूरा कर लिया, वो संभव नहीं है। RBI हैज परमिटेड द कैटेगरी 2 SFB टू एक्ट एज AD कैटेगरी 1 सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट अ बैंक शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 एंड शुड हैव इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। ठीक है, यदि पेमेंट बैंक जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अगर RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में अगर लिस्ट हो गया है तो इसको ये कहा गया है कि ये एज ए AD कैटेगरी 1, AD कैटेगरी का क्या मतलब होता है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। ऑथराइज डीलर क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जो आपने अभी पहले पढ़ा भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज में जो लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो काम होता है उसके लिए बैंक्स को AD कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसे करके कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उस हिसाब से इनको लाइसेंस मिलता है। तो ये AD कैटेगरी 1 में अगर इनको आना है तो उसके लिए इन्हें RBI एक्ट 1934 में सेकेंड शेड्यूल में होना चाहिए, तभी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और कम से कम इसमें कहा गया है कि मिनिमम 2 साल का इनका काम अच्छे से हुआ हो पहले, ये भी कंपलसरी है। जो नेट वर्थ है वो कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए, और जो CRAR है इसका वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। CRAR क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब इसको आप तोड़ के समझिए तो ये समझ लीजिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मतलब ये है कि जिस प्रकार के लोन बैंक ने बांट रखे हैं उन लोन पर कितना रिस्क है, और उस रिस्क इन केस अगर वो लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनको कवर अप करने के लिए कितना कैपिटल बैंक के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि वो उस जो जर्क आएगा उस जर्क को बर्दाश्त कर भी पाएगा या डूब जाएगा। ठीक है, तो CRAR 15% से ऊपर होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम नेटवर्क 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, तभी ये इसके लिए एलिजिबल है। फर्दर द नेट NPAs ऑफ द बैंक शुड नॉट एक्सीड 6%। साथ ही साथ ये भी क्या है कि पिछले 4 क्वार्टर में जो NPA है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पिछले 2 सालों में प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लॉस में बैंक चल रहा है और आपको AD कैटेगरी 1 भी दे जाए, ऐसा संभव नहीं है। RBI ने इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में बताया। तो जो लाइसेंसिंग विंडो विल बी ओपन ऑन टैप मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल नेट वर्थ रिक्वायरमेंट शैल बी 200। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए कहा गया है कि मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनके लिए अगर वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने चाहते हैं तो उनके लिए नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है शुरू में 100 करोड़, और उसके बाद कहा गया है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर उन्हें भी अपनी नेटवर्थ 200 करोड़ कर लेनी है, इस बात का कमिटमेंट उन्हें देना है। ठीक है, जो भी लोग कोऑपरेटिव से स्मॉल फाइनेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस इमीडिएटली अपॉन कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, जैसे ही कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना काम शुरू करेगा उसको तुरंत ही इमीडिएटली शेड्यूल बैंक की गिनती में ले लिया जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल हैव जनरल परमिशन टू ओपन बैंकिंग आउटलेट्स ऑन द डेट ऑफ उन्हें जनरल इस बात की परमिशन होगी कि अपनी ब्रांचेस आउटलेट्स खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक जो है वो अगर SFB में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे 5 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो इसके लिए एलिजिबल होगा, ये भी बताया गया है।
लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं? देखिए 1996 में डिसीजन लिया गया था कि लोकल एरिया बैंक प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनके पास क्या क्या एरिया ऑफ ऑपरेशन था? तो जो लोकल एरिया बैंक्स थे बेसिकली उनको 3 जियोग्राफिकली कंटेजियस जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लिए बनाया गया। मतलब मान लीजिए एक लोकल एरिया बैंक सेटअप किया गया, तो उसके बाद में 3 जो जियोग्राफिकली कनेक्टेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उससे जुड़े हुए, उनके लिए एक बैंक काम करेगा, ये समझिए। तो लोकल लेवल पे ये काम करेंगे। द एक्टिविटीज ऑफ एन लैब यानी लोकल एरिया बैंक आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन लोकल कस्टमर प्रीडोमिनेटली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो जैसे रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे, कुछ कुछ वही फोकस है इसका भी, बस इसमें क्या है कि 3 डिस्ट्रिक्ट की एक लिमिट है और ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के लिए काम करेंगे। लोकल एरिया बैंक्स जो है बेसिकली एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, एमएसएमई, एग्रो इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग और नॉन फॉर्म सेक्टर के लिए लोन या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग कैसे होता है लोकल एरिया बैंक का? एक तो बात यह है कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत और पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा लाइसेंस भी दिया जाता है और ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड हो सकते हैं। एलएबी यानी लोकल एरिया बैंक के ऊपर आरबीआई जो है वो सुपरविजन भी करता है, तो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनके प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकी जो भी अन्य पॉलिसीज हैं वो सब आरबीआई के अकॉर्डिंग होती हैं। ब्रांचेस इनकी कैसे रहती हैं? नॉर्मली एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग अ लाइसेंस द लैब इज ग्रांटेड परमिशन टू ओपन अ ब्रांच इन अ सिंगल अर्बन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड द रिमेनिंग ब्रांचेस आर टू ओपन इन रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर। देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच एक खोला गया है, तो कहा गया है कि पहले तो उन तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक लोग सेंटर खोल सकते हैं और बाकी जो ब्रांचेस होंगी वो इन्हें रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स में खोलनी पड़े। भाई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी तहसील होती हैं, कई सारे विलेज होते हैं, तो ये कई जगह खोल सकते हैं, बट जो मेन सेंटर होंगे इनके तीनों वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही हो सकता है। आरबीआई अप्रूव्ड एस्टैब्लिश्ड ऑफ ओनली 10 लोकल एरिया बैंक्स बट आउट ऑफ देम ओनली 2 आर इन एग्जिस्टेंस टुडे। आरबीआई ने शुरू में 10 शुरू किए थे, लेकिन जनवरी 2022 तक केवल 2 ही ऐसे लोकल एरिया बैंक बचे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और एक कृष्ण भीमा समुद्री लोकल एरिया बैंक। ठीक है, with this we have come to an end. I hope you like this session. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Also I request you to please subscribe to the channel and do let us know your feedback. Thank you so much for your valuable time.